हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो है कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम पर। कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम क्या होता है, किस कारणों की वजह से होता है, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम के बारे में। कॉडा इक्वाइना एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब घोड़े की पूंछ। घोड़े की पूंछ की तरह ये नर्व्स होती है इसमें, पेरिफेरल नर्व्स। इसे कहते हैं कॉडा इक्वाइना। कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम एक तरह की बहुत कम देखने वाली बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, जिस वजह से जो हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी भाग है वहाँ पर सूजन और दर्द होना शुरू हो जाता है। कॉडा इक्वाइना मतलब हमने बात करी घोड़े का पूंछ, मतलब हॉर्स की टेल जैसा दिखता है। यहाँ पर जो नसें हैं, बहुत सारी नसें, हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे वाली भाग, वहाँ बहुत सारी नसें निकलती हैं जो घोड़े की पूंछ की तरह दिखती है। अब हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी C7, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल होती है। इसका इन्वॉल्वमेंट कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम में लंबर 2 लेवल से लेके सैक्रल 5 तक होता है, यानी L2, L3, L4, L5 और S1, S2, S3, S4, S5, इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मतलब ये L2 से शुरू होती है कॉडा इक्वाइना, जो नसों का झुंड है, जिसे हम कह सकते हैं घोड़े की पूंछ होती है जैसे, तो वैसे ही बहुत सारी नसों का झुंड है, पूरा ग्रुप है नसों का। वो L2 से स्टार्ट होती है, हमारे लंबर 2 से स्टार्ट होती है और सैक्रल 5 से होते हुए हमारे लोअर बैक से होते हुए हमारे पूरे पैरों में आना शुरू हो जाती है, यानी हमारे पैरों तक आती है पूरा। अब कॉडा इक्वाइना में 10 पेयर्स की नसें पाई जाती है, यानी नर्व रूट्स है 10 पेयर की, जिसमें से एक हम बात करें जो लार्जेस्ट नर्व है वो है शियाटिक नर्व, तो यहाँ से ये निकलती है। अब कॉडा इक्वाइना का मुख्य जो कारण होता है वो है हमारे लोअर रीजन में, यानी हमारे पेल्विस में, हमारा ब्लैडर बोवल रीजन में, हमारे पैरों के पूरे हिस्से में नीचे उंगलियों तक मूवमेंट के साथ साथ सेंसेशन देना, ये दोनों मोटर और सेंसरी दोनों काम करता है, यानी हमारे पेल्विस रीजन और हमारे पूरे लोअर लिम्ब में और हमारे बोवल और ब्लैडर के फंक्शन को कंट्रोल करता है। किसी कारणवश अगर ये कॉडा इक्वाइना का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है और इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर हमारे लोअर बैक में कहीं नस दब जाती है या स्लिप डिस्क हो जाता है, कोई भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाती है, जिस वजह से जो कॉडा इक्वाइना का हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है कॉडा इक्वाइना का, वहाँ सूजन आनी शुरू हो जाती है, दर्द आना शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उस हिस्से का। तो इस बीमारी को कहते हैं कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। और ये बीमारी होती है तो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है और इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा लोअर बैक का हिस्सा है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे L2 लेवल से शुरू हो रही है कॉडा इक्वाइना, जो हमारे सैक्रल तक आते हुए फिर हमारे पैरों में इसकी नसें आनी शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं घोड़े की पूंछ की तरह लग रहा है, नसों का ये झुंड है, तो इसे कहते हैं कॉडा इक्वाइना। और इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है तो इस बीमारी को कहते हैं कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। अब कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम यानी CES किन कारणों की वजह से होता है? इसका मुख्य कारण है स्लिप डिस्क, यानी जब लोअर लंबर रीजन में या सैक्रल रीजन की, वैसे तो लंबर रीजन की जब स्लिप डिस्क हो जाती है, डिस्क का जो अंदर का मटेरियल है, वो पानी जो है वो बाहर आ जाता है, या कोई दिक्कत आ जाती है स्लिप डिस्क की, तब इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कॉडा इक्वाइना में, जिस वजह से कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। या फिर आपको स्पाइनल का स्टीनोसिस हो गया, यानी जो आपकी स्पाइनल कैनाल है, लंबर स्पाइनल कैनाल है, उसका डायमीटर कम हो गया है और जिस वजह से नस जो है वहां से निकल रही वो दब रही है, इस वजह से भी CES हो सकता है। या फिर
जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, जो आपका अंदर का डिस्क है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, कैनाल है, वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग रही है, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो रही है, जिस वजह से लिगामेंट्स जो हड्डियों को ताकत देते हैं, पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं, वो वीक होते जा रहे हैं, और इस वजह से भी कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम की दिक्कत हो सकती है। या फिर आपका स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर हो गया है, या कोई इन्फ्लामेशन हो गया है किसी कारण की वजह से, या नस दब गई है, स्पाइन का कैंसर हो गया है, तो इसमें भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। फिर आपका स्पाइन का कोई इन्फेक्शन हो गया, या ओवरग्रोथ हो रही है, यानी रीढ़ की हड्डी से छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं हड्डी के बाहर की तरफ, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की बीमारी हो गई है, तो इसमें भी देखने को मिलती है दिक्कत। या फिर आपने स्पाइनल स्टीनोसिस हो गया, लंबर कैनाल का डायमीटर कम हो गया है, तब भी कॉर्डा इक्वाइना के हिस्से में प्रेशर पड़ता है और ये दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है कार से, बाइक से आप गिर गए हैं, या बहुत ऊंचाई से गिर गए हैं, या फिर आपको गन से रीढ़ की हड्डी पे सीधा गन शॉट हुआ है, या किसी ने चाकू से आपको घाव कर दिया है रीढ़ की हड्डी पे, तो कुछ भी कारणवश जब कॉर्डा इक्वाइना डैमेज हो जाता है, तो इसको कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें नसों की सेंसरी और मोटर दोनों दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर आपको आपका जैसे ही आप बर्थ हो रहा है, आपका जन्म हुआ है, तभी स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, या रीढ़ की हड्डी सही नहीं बनी हुई है, या किसी भी कारणवश, जैसे आप तो आपका जो स्पाइनल कैनाल जो है, स्पाइनल जो है आपकी सर्जरी हो रखी है, लंबर स्पाइनल की सर्जरी, तो उसमें भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर जब आपको आपको सुन करते तो आपको एनेस्थेशिया देते लंबर रीजन पे, स्पाइन के रीढ़ की हड्डी के हिस्से में, तब भी दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर आपका हेमरेज हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है स्पाइन के हिस्से का, कोई एक्सीडेंट की वजह से या ऊंचाई से गिरने की वजह से, किसी कारणवश, तब भी कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम की दिक्कत देखने को मिलती है। अब कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? इसमें क्योंकि ये नस देता है, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट को दर्द के साथ साथ झंझनाहट और सूनापन लगता है पैरों में, उंगलियों में। ना सिर्फ पैरों में आता है, उसके साथ साथ पेशेंट को ऑल्टर्ड सेंसेशन होता है सैडल रीजन में, यानी सैडल रीजन और सैडल वो हिस्सा होता है जब जैसे हम घोड़े पे बैठते, तो जो हमारा हिस्सा, यानी हमारे बटक्स, हमारा पेल्विस रीजन, हमारे जो लोअर पेल्विस रीजन है वहां पर, या फिर हमारे अपर थाइस, जब वो हिस्सा पूरा जब हम घोड़े पे बैठते हैं, तो जो हिस्सा हमारे टच करता है वो हमारा सैडल रीजन होता है। तो उस रीजन पे, उस हिस्से पे दर्द के साथ साथ झंझनाहट, सूनापन और कमजोरी आना, और उसके साथ साथ पेशेंट को उठने बैठने में तेज का दर्द होना, चलने में दिक्कत आना, सीढ़ी चलने में उतरने में दिक्कत आना, पेशेंट को यूरिन होल्ड करने का या स्टूल होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रहती, दिक्कत आती है। उसके साथ साथ सेंसेशन नहीं पता चलता पेशेंट को कि मुझे यूरिन आ रहा है, या फिर एकदम से यूरिन निकल जाता है, पेशेंट को सेंसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके साथ साथ मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है। पेशेंट का गेट पैटर्न सही नहीं रहता, पेशेंट जब चलता है तो लड़खड़ाने लगता है, दर्द होता है पेशेंट को। उसके साथ साथ पेशेंट को सियाटिक नर्व अगर दब जाती है तो उसके भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें पेशेंट को पीछे आपके कूल्हे के हिस्से से लेके पीछे जांघों से लेके पिंडलियों से लेके उंगलियों तक झंझनाहट और सुनापन और दर्द तेज का शुरू हो जाता है। लोअर बैक में बहुत तेज दर्द होता है, पेल्विस वाले हिस्से में दर्द होता है, और सेंसेशन जो होता है इन हिस्से में सेंसेशन फील नहीं होता, पेशेंट को लगता है सूना हो गया पूरा ये हिस्सा। अब इसका कैसे पता किया जाता है? मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से पता किया जाता है। आपके डॉक्टर आपका पास्ट हिस्ट्री चेक करते कि पहले कोई आपको रीढ़ की हड्डी की दिक्कत हुई है, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, आपके फैमिली में किसी को ये चीज़ हुई है, आपका वेट क्या है, आपकी ओवरऑल हेल्थ का चेकअप लेते, उसके साथ साथ आपका सेंसेशन चेक करते, आपके मसल्स का टेस्टिंग लेते हैं, आपका चलने का तरीका कैसे, वो चेक करते हैं, आपको उठाते हैं, बैठाते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है आपको, फिर आपको एड़ी पे और पंजों को खड़ा करते हैं कि आपको कब दर्द हो रहा है, आगे झुकाते, पीछे झुकाते, एसएलआर चेक करते हैं, तो इससे भी पता किया जाता है। उसके साथ साथ सूजन कहाँ है, आपको किस हिस्से में सूजन और झंझनाहट लगता है, वो देखते हैं, आपका रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो चेक करते हैं, और ब्लड टेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ एमआरआई और माइलोग्राम, इससे भी पता किया जाता है। अब रिस्क सबसे ज़्यादा सीएस के किस में है? वैसे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो जो एज है जिनकी
40 या 45 से ऊपर की एज है, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर जो एथलीट्स हैं, जो जिनका जैसे जो रनर्स हैं या फिर जो फुटबॉल खेलते हैं, तो इन लोगों में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके साथ-साथ अगर आप पेशेंट का बहुत ज़्यादा मोटापा है और बहुत ज़्यादा शरीर का वज़न है, ओबेस है, तो भी उनमें ये दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। उसके साथ-साथ अगर पेशेंट का ऐसा ऑक्यूपेशन है, ऐसा काम है, ऐसा जॉब है जिसमें भारी-भारी सामान उठाना पड़ रहा है, या बार-बार आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है, या फिर घंटों खड़े रहना पड़ रहा है, या घंटों बैठे रहना पड़ रहा है, या घंटों चलना पड़ रहा है, या बहुत तेज़ दौड़ना पड़ रहा है, या ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पे चलना पड़ रहा है। तो इनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्क है सीएस के। या फिर आपको फैमिली में किसी को हो रखा है, तब भी आपको अ, दिक्कत हो सकती है। उसके साथ-साथ अगर आपका पहले कमर का जो है रीढ़ की हड्डी है, उसकी कोई इंजरी हो रखी है, उसका डैमेज हो रखा है, या बैक की पहले से आपको कोई प्रॉब्लम हो रखी है, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। या फिर आप कार के एक्सीडेंट हो गया जिसका, या फिर ऊँचाई से गिर गया है और ठीक हो गया है, तो फिर वापस भी उनको ये कॉर्डा इक्वाइनस सिंड्रोम की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। अब इसका इलाज क्या है कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम का? तो ये एक तरह की सीरियस कंडीशन है, इसमें ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो सर्जरी होती है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन, इसमें लंबा लैमिनेक्टोमी करते हैं पेशेंट का। कभी-कभी पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से लंबर माइक्रो डाइसेक्टोमी भी की जाती है, इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हैं कई दिनों तक और सर्जरी करते हैं, ताकि आपका जो मोटर है और सेंसरी, यानी आपका जो मसल्स का मूवमेंट है आपका, और जो आपका सेंसेशन का जो है वो वापस रिकवर हो, वापस नॉर्मल हो। उसके साथ-साथ आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाई देते हैं ताकि आपका दर्द कम हो, कुछ पेन रिलीवर्स देते हैं सर्जरी के बाद, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकॉन्टिन, या फिर दर्द के लिए और दवाई देती है जैसे आइबुप्रोफेन, ताकि आपको डेली का जो पेन हो रहा है उसमें कमी हो, आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपके जो दर्द है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन हुआ है वो कम हो जाए। उसके साथ-साथ अगर आपको यूरिन और स्टूल को होल्ड करने की जो दिक्कत आ रही है, यानी ब्लैडर और बोवेल की कंट्रोल की दिक्कत आ रही है, उसके लिए पेशेंट को दवाई देते हैं डॉक्टर, ऑक्सीबुटीन, टोल्टेरोडीन, ये दवाइयाँ देते हैं। उसके साथ-साथ फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी का मेन एम होता है कि आपका जो दर्द है वो कम हो, उसके साथ-साथ जो आपका रेंज है रुक गया है, मूवमेंट रुक गया, वो वापस नॉर्मल हो, जो वीकनेस है, ये कमजोरी है, वो वापस स्ट्रेंथनिंग हो, ताकि स्ट्रेंथनिंग हो आपकी मांसपेशियों की, आपका चलने का तरीका जो है वो सही हो, आपका खड़े होने का और बैठने का जो तरीका है वो सही हो, सीढ़ियों आप चढ़ सको, उतर सको, आपका जो ब्लैडर और बोवल का जो यूरिन और स्टूल की जो दिक्कत आ रही थी वो वापस नॉर्मल हो, रिस्टोर हो, और आपका जो बैक सोर्स हो रहा है वो वापस वो भी कम हो। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज है। पहली एक्सरसाइज है ब्रिजिंग, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैर मोड़ लेंगे, फिर आपको अपने बटक्स को, अपने लोअर बैक वाले हिस्से को, बटक्स को ऊंचा उठाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, फिर नीचे लेके आना है। आपको हर एक्सरसाइज 10-10 बार करनी है। हर एक बार में आपको 5 से 10 सेकंड तक रोकना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। शुरुआत में आप 5 सेकंड तक रोके, फिर 10 सेकंड तक रोके, और शुरुआत में आप 10 बार करें, फिर धीरे धीरे 15 बार बढ़ाए। ठीक है। उसके साथ साथ आपको दिन में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करनी है। दूसरी है पेल्विक टिल्ट, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, उसके बाद आपको अपने कमर को, अपने जो आपका पेट है, एब्डोमेन जो है, सबको टाइट करना और कमर को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ धक्का देना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। फिर है नी टू चेस्ट, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, फिर आपको अपने घुटने को चेस्ट की तरफ, यानी छाती की तरफ लेके आना है, घुटने को हाथों से पकड़ के होल्ड करना है जहाँ पे कंफर्टेबल स्ट्रेच आता है, फिर रिलैक्स। अगर आप सिंगल सिंगल पैर का करें वो भी कर सकते हैं, या दोनों पैरों का भी एक साथ कर सकते हैं। फिर पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इसमें आप सीधा बैठ जाएंगे, फिर अपने दोनों पंजों को छू लेंगे, ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दोनों घुटने को आपको जमीन पे छूने की कोशिश करनी है, अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है, आपको आपको जो आपका पेल्विस वाला हिस्सा उसको टाइट करना है, और अपने दोनों घुटने को नीचे की तरफ जमीन पे टच करना है। इस पोजीशन में आपको 2 से 3 मिनट तक होल्ड रखना है। शुरुआत में आप सिर्फ 1 मिनट तक होल्ड रखें, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे अपने टाइमिंग्स को बढ़ाना है। फिर है लाइन पाइरिफॉर्म स्ट्रेच, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, फिर अपने एक पैर को मोड़ लेंगे और अपना दूसरे पैर को उस पैर पे रखेंगे, यानी अगर आपने लेफ्ट पैर मोड़ लिया है तो लेफ्ट और राइट वाले जो पैर है उसका जो पंजा है वो आप लेफ्ट वाले के थाइस पे रख देंगे कंफर्टेबली। फिर आप अपने लेफ्ट वाले पैर को
लेफ्ट वाले पैर की जांघों को दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ लेंगे और अंदर अपने छाती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। जहां तक कंफर्टेबल लगता है वहां तक होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक शुरुआत में। उसके बाद आप धीरे-धीरे बढ़ाएंगे 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड। तो शुरुआत में आपको सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड ही करना है, होल्ड करना है कंफर्टेबल स्ट्रेच तक, फिर रिलैक्स। पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेच, इसमें आप ऐसे उकड़ू पहले बैठ जाएंगे, फिर आपको क्रॉलिंग पोजीशन में आना है। अपने दोनों हाथों को सीधा करना है, बिल्कुल अपने हाथ जमीन, अपने सर को जमीन पे छू लेना और बिल्कुल हाथ स्ट्रेट रखना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। पिलो स्क्वीज, इसमें आप ऐसे लेट जाएंगे सीधा और दोनों घुटने मोड़ लेंगे। दोनों घुटने के बीच में आप टॉवल रख लेंगे, रोल या फिर सॉफ्ट तकिया रख लेंगे, कुछ भी कंफर्टेबल सा सॉफ्ट सा। फिर आपको दोनों घुटने से टॉवल को, पिलो को दबाना है, होल्ड करना 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। फिर आपको ग्लूटियल सेट्स, इसमें आप उल्टा लेट जाएंगे आराम से, कंफर्टेबल बिल्कुल रिलैक्स होके। फिर आपको अपने बटक्स वाले हिस्सों को टाइट करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। बर्ड डॉग पोज, इसमें आप ऐसे पोनी पोजीशन पे पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको अपोजिट हाथ और अपोजिट पैर, यानी अपोजिट हाथ पैरों को सीधा स्ट्रेट करना है। यानी अगर आपका राइट हाथ स्ट्रेट है तो लेफ्ट वाला पैर आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट करना है, यानी अब दूसरा हाथ सीधा करना है और उसका अपोजिट पैर सीधा करना है। डेड बग एक्सरसाइज, डेड बग एक्सरसाइज में आप ऐसे सीधा लेट जाएंगे, फिर आपको एक घुटना मोड़ लेना है, अपने घुटने और हिप्स को एक लेवल में रखना है, ठीक है। अगर आप, और अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा रख लेना है। फिर अगर आप लेफ्ट वाले पैर को मोड़ रहे हैं, यानी अगर लेफ्ट वाले हिप और नीज को आप एक लेवल में ला रहे हैं, तो आपको राइट हाथ को आगे की तरफ लेके आना है, मतलब ऑल्टरनेट करना है आपको एक्सरसाइज। तो एक पैर सीधा रहेगा तो उसका अपोजिट वाला जो हाथ है वो सीधा रहेगा, और अगर एक पैर आगे है तो दूसरा वाला जो अपोजिट हाथ है उसका वो सीधा होगा। मतलब राइट पैर आपका सीधा है तो लेफ्ट वाला हाथ आपका भी सीधा ही रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर आप लेफ्ट वाला पैर मोड़ रहे हैं तो राइट वाला जो हाथ है वो आगे की तरफ लाओगे। फिर आपको घुटने को छूना है, फिर रिलैक्स, ऐसे ऑल्टरनेट करना है। फिर है स्क्वाटिंग, इसमें आप दोनों हाथ सीधा रख लेंगे और पैर आप थोड़े से चौड़े रखेंगे, कंफर्टेबल। फिर आपको थोड़ा थोड़ा बैठना है। शुरुआत में आपको हाफ स्क्वाट करना है, थोड़ा ही बैठना है, रोकना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। ऐसे 4-5 बार करना है। फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना अपना टाइमिंग, और स्क्वाटिंग का जो है बेंड होना वो भी धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी हाफ स्क्वाट से फिर फुल स्क्वाट पे आना है। फिर आपको वॉकिंग करनी है डेली। आपको शुरुआत में 5 मिनट करनी है वॉकिंग या 5 चक्कर काटने, फिर धीरे धीरे अपने टाइमिंग्स को बढ़ाना है, एक साथ टाइमिंग नहीं बढ़ाना है। जैसे धीरे धीरे चल के आप बाथरूम में जाओ, किचन में जाओ, इतना ज्यादा शुरुआत में नहीं चलना, धीरे धीरे करके अपने चलने का टाइमिंग बढ़ाना और हमेशा स्ट्रेट चलना है, अपनी बॉडी को सही रख के ही चलना है। अब होम केयर की हम बात करते तो आपको जो कुछ भी आप सामान उठाते तो आप प्रॉपर तरीके से उठाना है, झुकना नहीं आगे की तरफ, अपने पोस्चर को हमेशा सही रखना है। बैठ रहे हो, खड़े हो, चल रहे हो, सो रहे हो, तब भी हमेशा अपने पोस्चर को सही रखना है। अगर आप सीधा लेटे हो तो दोनों घुटने के नीचे आप तकिया रख लो। अगर आप करवट से लेटे हो तो दोनों घुटने मोड़ के उन दोनों घुटने के बीच में एक सॉफ्ट सा तकिया रख लो। अगर आप बैठे हैं तो अपने कमर के पीछे हमेशा तकिया रखो, चाहे आप चेयर पे बैठे हो या बिस्तर पे बैठे हो, हमेशा आपके कमर के पीछे तकिया रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप बैठे हो, लॉन्ग सिटिंग कर रहे हो, यानी आप पीछे भी पिलो रखोगे और अपने घुटने के नीचे भी तकिया रखोगे। उसके साथ आपको अच्छी डाइट लेनी है, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, दिन में 2 से 3 बार। आपको स्ट्रेस और बिल्कुल नहीं लेना और रिलैक्स रखना, अपनी बॉडी को बिल्कुल काम रखना है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अपने पोस्चर को ध्यान रखना है, और भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है आपको। छोटा मोटा आप सामान उठा सकते हैं, शुरुआत में नहीं, कुछ भी सामान नीचे झुकना नहीं है। बट अगर आप जैसे छोटा मोटा सामान उठाते हो तब डायरेक्ट अपना कमर को आगे नहीं झुकाओगे, आप दोनों घुटने मोड़ेंगे, फिर जरा सा उठाएं, थोड़ा हाथ बढ़ा के उठाएंगे, फिर सीधा खड़े हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं झुकना आपको, और ना ज्यादा देर तक खड़े रहना ना बैठना। हर 20 मिनट में आपको अपने पोस्चर को चेंज करना है, खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे तो खड़े हो जाए। उसके बाद आपको वेस्ट को अपनी ज्यादा बेंड नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना अभी नहीं करना है बिल्कुल भी। एक पैर पे कूदना या खड़े होना वो भी अवॉइड करना शुरुआत में। और जंपिंग, रनिंग और स्पोर्ट्स की जो आप खेल कूद में हो, या आपका ऐसा काम है भारी सामान उठाना, घंटों खड़े रहना, वो सब बिल्कुल अवॉइड करना है। बैक के सपोर्ट्स है वो पहनने हैं, आपको बेल्ट आता है वो पहनना है, अपनी अच्छी डाइट लेनी है, आपको गर्म का सेक करना है,
ताकि दर्द और सूजन कम हो। आपको तब भी तकिया सो रहे हैं तो तकिया लगाना घुटने के नीचे, या अगर आप करवट लेके लेटे हो तो दोनों घुटने के बीच में तकिया रखना। दर्द की दवाई लेनी है आपको, एनासिड्स, इबुप्रोफेन। फिर आपको एक्टिव भी रहना है, आपको अपना बॉडी को, अपने पूरे ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखना है। थैंक यू।